डाइट कुचामन के पीएंडम प्रभाग में आप सभी केआरपी साहिबान का हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम निष्ठा के प्रशिक्षण पैकेज 2 का मॉड्यूल 11 विज्ञान शिक्षण पर निष्ठा फॉलोअप हेतु केआरपी आमुखीकरण ऑनलाइन शिक्षण पर चर्चा करेंगे। साथियों, वर्तमान समय में शिक्षार्थियों के लिए शिक्षण मात्र अक्षर ज्ञान नहीं बल्कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना व समग्र विकास कर रोजगार की ओर बढ़ाना भी इसका उद्देश्य है। एक श्रेष्ठ शिक्षक व प्रशिक्षक के रूप में अपनी भूमिका को ठीक प्रकार से समझकर उसका समुचित निर्वहन कर सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाकर उचित प्रभावी दक्षता व कौशल को प्राप्त कर सकता है। साथियों, उक्त उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए विज्ञान शिक्षण पर जो मॉड्यूल विकसित किया गया है वो निम्न बिंदुओं पर केंद्रित है। सबसे पहला है अधिगम उद्देश्य। दूसरा बिंदु इसमें रहेगा विज्ञान क्या है। तीसरी चर्चा का जो विषय रहेगा उच्च प्राथमिक स्तर पर अधिगम के परिणाम यानी लर्निंग आउटकम्स। और चौथा बिंदु रहेगा अधिगम परिणामों को प्राप्त करने हेतु सुझाई गई शैक्षणिक प्रक्रिया यानी विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जो शिक्षण के दौरान की जाती है। अपन पहले बिंदु पर चर्चा करते हैं कि विज्ञान अधिगम के उद्देश्य क्या है। किसी भी कार्य को किया जाता है तो सर्वप्रथम उसके उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। विज्ञान ज्ञान का एक गतिशील एवं विस्तारित निकाय है जिसमें अनुभवों के लिए नए क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। ये ज्ञान की एक संगठित प्रणाली है जो प्राकृतिक जिज्ञासा, तार्किक और प्रयोग से विकसित पूछताछ पर आधारित है। आज दुनिया तेजी से बदल रही है जहां सबसे महत्वपूर्ण कौशल, नवाचार और रचनात्मकता है। विज्ञान शिक्षा में इनको आकार देने में इन विभिन्न अनिवार्यताओं को ध्यान में रखा जाना अति आवश्यक है। अतः विज्ञान अधिगम के उद्देश्य निम्न है। पहला उद्देश्य है इन्हें उच्च प्राथमिक स्तर पर एक विषय के रूप में विज्ञान की बुनियादी समझ हो। साथियों, कक्षा 1 से 5 तक के जो विद्यार्थी होते हैं वो विज्ञान को पर्यावरण अध्ययन के रूप में पढ़ते हैं जिसमें विज्ञान भी होता है, सामाजिक विज्ञान भी होता है और ज्योग्राफी जो उसके पर्यावरण से घिरा हुआ भाग होता है वो होता है। लेकिन जैसे ही विद्यार्थी उच्च प्राथमिक स्तर पर आता है एक अलग सब्जेक्ट के रूप में विज्ञान का शिक्षण करवाया जाता है। अतः इसकी बुनियादी समझ होना बहुत जरूरी है। दूसरा बिंदु आता है उन्हें उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम की अपेक्षाओं तथा अधिगम परिणामों की बुनियादी समझ हो। यानी जो पाठ्यक्रम रखा गया है उसको पढ़कर विद्यार्थियों के अंदर क्या व्यवहारगत परिवर्तन संभव है और हमें क्या लर्निंग आउटकम्स इससे मिल सकते हैं, इसकी बुनियादी समझ होना जरूरी है। तीसरा बिंदु आता है वे विज्ञान को पूछताछ और ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया के रूप में अपनाते हो। विज्ञान क्या, क्यों, कैसे की समझ पर आधारित है और क्या, क्यों, कैसे से ही इस चीज को जानकर विद्यार्थियों में नई स्कीमा जो है वो डेवलप होता है, नया ज्ञान का निर्माण होता है। वे समझते हैं कि शिक्षक सीखने की सुविधा दे सकते हैं। उनमें इतनी समझ है कि शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों को
सीखने में किस प्रकार हेल्पफुल हैं, ये सुविधा उनको प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान सामग्री, शिक्षण और मूल्यांकन तीनों चीजों को एकीकृत करते हो। कहने का मतलब है, एक जब प्रक्रिया चल रही है तो तीनों का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, इसकी जानकारी उनको होना आवश्यक है। वे विद्यार्थियों के लिए अवधारणाओं के आदान प्रदान के लिए विभिन्न शिक्षण स्थितियों को डिजाइन करते हो। जैसी आवश्यकता है, जैसा बच्चों का स्तर है, उसके अकॉर्डिंग विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक स्थितियों को डेवलप करने की आवश्यकता कक्षागत शिक्षण में होती है। ये उनके लिए बहुत आवश्यक है। अब हम बिंदु लेते हैं, विज्ञान क्या है। तो देखिए साथियों, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, विज्ञान इस जो हमारी प्रकृति है, इसके क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। ये हमारी पुरानी परिभाषा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम विज्ञान को परिभाषित करें तो विज्ञान मानव निर्मित मानवीय क्रिया है, जिसमें 3 घटक होते हैं, जिन्हें जानकर विद्यार्थी अपना ज्ञान निर्माण कर सकता है। ये 3 घटक निम्नलिखित है। पहला घटक है उत्पाद। उत्पाद में आता है हमारा जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम की विषय वस्तु, जिसके अंतर्गत आते हैं विभिन्न तथ्य, अवधारणाएं, नियम, सिद्धांत इत्यादि। दूसरा जो अंग है इसका वैज्ञानिक प्रक्रम। कहने का अर्थ यह है कि इस विषय वस्तु तक पहुंचने के लिए हमें ऐसे वैज्ञानिक प्रक्रम करने पड़ते हैं जिनको करके हम हमारी विषय वस्तु अर्थात उत्पाद तक पहुंच सकते हैं। ये वैज्ञानिक प्रक्रम 2 प्रकार के होते हैं, जिनको जानना बहुत जरूरी है। पहला है आधारभूत और दूसरा है एकीकृत। आधारभूत जो वैज्ञानिक प्रक्रम है उसमें आता है अवलोकन, मापन, वर्गीकरण, परिमाणन, निष्कर्ष, अनुमान, संबंध और संप्रेषण। इसी तरीके से एकीकृत जो वैज्ञानिक प्रक्रम है उनमें आते हैं आंकड़ों की व्याख्या, चरों का नियंत्रण। कहने का अर्थ है कि यदि कोई प्रक्रिया एक से अधिक कारकों पर निर्भर करती है तो ये कारक ही चर कहलाते हैं। तो इनका नियंत्रण कैसे किया जाए, कार्यकारी परीक्षण, परिकल्पना निर्माण और प्रयोग करना। इसी प्रकार से तीसरा जो विज्ञान का अंग है वो है वैज्ञानिक अभिवृत्ति। ये जो वैज्ञानिक अभिवृत्ति है इसके 2 भाग हैं। संवेगी अभिवृत्ति अर्थात अपनी भावनाओं पर आधारित जो अभिवृत्ति है, जिसमें प्रेम, भय, घृणा इत्यादि का जो भाव आता है वो इसमें सम्मिलित है। और दूसरा आता है हमारी बुद्धि पर आधारित बौद्धिक अभिवृत्ति, कि हमें विश्वास है, हमारा दृष्टिकोण है, हमारा मत है, ये चीज आती है। देखिए अब ये जो तीनों अंग हैं, अब इन तीनों अंगों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। और इन तीनों अंगों की जानकारी होगी तभी हम विज्ञान के इन तीनों घटकों को पढ़कर विज्ञान का ज्ञान निर्माण विद्यार्थियों के अंदर कर सकते हैं। विज्ञान विषय जिसके प्रति हम सभी की अवधारणा यह है कि यह एक कठिन विषय है, परंतु क्या वास्तव में ऐसा ही है? नहीं, क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह पहचाना ही नहीं। हम इसकी मूल अवधारणाओं से वंचित हैं। इसकी मूल अवधारणा है विज्ञान विषय की प्रकृति अन्य विषयों से भिन्न है। अन्य विषयों से भिन्न का अर्थ यह है कि इसमें विद्यार्थी इस चीज को जानने के लिए विद्यार्थियों में जिज्ञासा होनी चाहिए, उनमें वैज्ञानिक अभिवृत्ति होनी चाहिए। दूसरा बिंदु आता है इस विषय में दिनों दिन अत्यधिक तेजी से ज्ञान के भंडार एवं तकनीकी जानकारियों का विकास होता रहा है। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं आज का युग विज्ञान का युग कहला रहा है और दिन दोगुनी रात चौगुनी इस क्षेत्र में
उत्तरोत्तर ग्रोथ हो रही है, जानकारी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हम एक तकनीकी के बारे में जानते नहीं है, तब तक नई तकनीकी आ जाती है तो हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए हमें ये सब्जेक्ट थोड़ा कठिन लगता है। बाकी वास्तविकता ऐसा नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं है। विज्ञान की काफी कुछ विषय वस्तु हमारे दैनिक जीवन की गतिविधियों पर आधारित है। नेक्स्ट है इसका विषय क्षेत्र इतना विस्तृत है कि वर्तमान में तो इसके अभाव में जीवन ही अधूरा लगता है। ज्ञान के इस अथाह भंडार को हमारे सीमित मस्तिष्क में रख पाना संभव नहीं है। उक्त बिंदुओं से हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान विषय कठिन नहीं होते हुए भी हमें कठिन लगता है। अब आवश्यकता इस बात की है कि बालक इसे कैसे सीखें, अतः इसको दृष्टिगत रखते हुए हमारे विज्ञान के सारे प्रयास इस बात पर केंद्रित होने चाहिए कि बालक के सीखने की क्षमता का विकास कैसे हो। इसके लिए आवश्यक है कि हम इस विषय की प्रकृति, शिक्षण के उद्देश्य के अनुरूप ही शिक्षण अधिगम व मूल्यांकन को प्रयुक्त कर सकने के लिए शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास कर सकें। अब लेते हैं विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। मनुष्य हमेशा से ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहा है। विज्ञान में ज्ञान की एक संगठित प्रणाली है जो प्राकृतिक जिज्ञासा, तार्किक तर्क और प्रयोग से विकसित करने पर आधारित है। एक प्रगतिशील समाज में विज्ञान का बहुत महत्व है जो मानव को गरीबी, अज्ञानता और विशेष तौर से अंधविश्वास के दुष्चक्र से बचाने में मदद करता है और उनमें कौशल, दक्षता, लचीलापन, ज्ञान, नवाचार और रचनात्मकता के लिए प्रेरित करता है। अतः विज्ञान शिक्षण में ये अपेक्षाएं की जाती है कि सबसे पहली अपेक्षा है पर्यावरण अध्ययन व विज्ञान शिक्षण की प्रकृति को जाने कि इनकी प्रकृति क्या होती है। दूसरा, किस प्रकार की शिक्षण अधिगम रणनीतियों को अपनाने की आवश्यकता है। देखिए साथियों, विद्यार्थियों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। कोई विद्यार्थी एक विधि से इजी समझता है लेकिन दूसरा नहीं समझ पाता है, तो स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप हमें शिक्षण अधिगम रणनीतियों को तय करने की आवश्यकता होती है। विज्ञान प्रशिक्षक से क्या भूमिकाएं अपेक्षित है। विज्ञान प्रशिक्षक जो है वो एक साथी, एक मार्गदर्शक के रूप में होना जरूरी है, तभी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था रहती है और बच्चे क्यों, क्या, कैसे जो सवाल उनके दिमाग में आते हैं उनको बेझिझक अपने गुरुजी से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में सीखने के प्रतिफल के साथ कैसे समेकित होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि साथियों हमारा जो अंतिम ध्येय होता है वो किसी भी पाठ्यचर्या को लेकर उसके लर्निंग आउटकम्स होते हैं। यदि हमें प्रॉपर लर्निंग आउटकम्स प्राप्त नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारा जो शिक्षण है वो सफल, हमारी जो शिक्षण की रीति है वो सफल नहीं हो पाती है। तो इसको भी जानना बहुत जरूरी है। अब आता है विज्ञान विषय शिक्षण के परिप्रेक्ष्य में निष्ठा प्रशिक्षण के उद्देश्य, यानी ये जो निष्ठा के द्वारा इतने लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, MHRD ने ये जो प्रयास किया है भारत स्तर पर, तो इसके मूलभूत उद्देश्य, इसके पीछे क्या रहे हैं, उन पर अपन चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहला बिंदु आता है प्रशिक्षण के माध्यम से सीखने के प्रतिफलों में सुधार कर शिक्षकों को एक बेहतर समझ, कुशलता और नए शैक्षणिक दृष्टिकोण उपलब्ध करवाना। साथियों, दूसरा बिंदु आता है विद्यालयों में विद्यालय आधारित आकलन के
क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों को सक्षम बनाना व प्रेरित करना, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हम जब तक आकलन करना हमें नहीं आएगा, तब तक हमें जो सीखने के प्रतिफल, जो लर्निंग आउटकम किस हद तक प्राप्त हुए हैं, इसकी जानकारी होना संभव नहीं है। नेक्स्ट आता है हर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए विषयगत क्षेत्रों को सीखने व प्रतिफलों को प्राप्त करने हेतु शिक्षकों में क्षमता विकसित करना, यानी जो स्लो लर्नर भी है और जो विशेष आवश्यकता के बालक भी हैं, विशेष वर्गों को भी इंडिकेट करते हैं, उन सभी को एक साथ किस प्रकार लेकर अच्छे लर्निंग आउटकम्स लिए जा सकते हैं, इसकी समझ विकसित करना भी बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट बिंदु अपने आता है विज्ञान विषय की प्रकृति। साथियों, किसी भी चीज की प्रकृति जाने बिना उसके बारे में आगे आउटपुट ले पाना संभव नहीं है। अतः हमें इसकी प्रकृति की जानकारी जरूरी है। मनुष्य प्रारंभ से ही अपने परिवेश के प्रति जिज्ञासु रहा है। वह अपने आसपास के क्षेत्र का परीक्षण निरीक्षण करता है, बारीकी से अवलोकन करता है और घटना को समझने का प्रयास करता है। विशेष तौर से बालकों के संबंध में घटना के हल पर चिंतन भी करता है, लेकिन वो चिंतन के अंत तक पहुंच पाए ये जरूरी नहीं है। हल के तरीकों पर सोचने को मजबूर होता है कि कोई भी घटना जो घटित हो रही है, ये घटना क्या है, ये घटना क्यों घटित हो रही है और ये घटना कैसे घटित हो रही है, ये उसके कारणों प्रभावों को जानकर समस्या का समाधान का प्रयास भी सोचता है और उसके लिए नए नए औजारों का, नई नई तकनीकी का निर्माण का प्रयास करता है। इन सब से हम जानकर इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि विज्ञान विषय की प्रकृति की स्पष्टता को समझने के लिए हमें नीचे लिखे बिंदुओं पर विचार करना पड़ेगा। सबसे पहला है कल्पनाशीलता या जिज्ञासुपन, दूसरा परिवर्तनशीलता, तीसरा सकारात्मकता या रचनात्मकता, चौथा आता है सत्यनिष्ठता या लोकतांत्रिकता। साथियों, इन समस्त बिंदुओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान विषय की प्रकृति के मूलभूत बिंदु सकारात्मकता, क्रमबद्धता और वैज्ञानिक पद्धति है। कहने का अर्थ है वैज्ञानिक पद्धति से यदि कोई कार्य करता है तो निश्चित तौर से विद्यार्थी का ज्ञान निर्माण हो सकता है। इसके लिए अपन एक एक्टिविटी करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं जिसके माध्यम से हम ये प्रूव करेंगे कि वास्तव में इसकी जो प्रकृति है उसके जो बिंदु हैं यही हैं क्या। तो आइए हम जाने कि क्या बच्चों को सिखाने में विज्ञान विषय की प्रकृति को जानना शिक्षक के लिए आवश्यक है। इसके लिए उदाहरण है। उदाहरण में सबसे पहले अपन एक बाल्टी लेते हैं और बाल्टी भरकर उसमें बाल्टी को आधा पानी से भरते हैं और उसमें एक खाली कटोरी रखते हैं। देखिए, मेरे स्टेप को ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि इन सभी स्टेप्स में क्रमबद्धता होगी तभी रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं मिलेगा। खाली कटोरी को रखते ही हम देखते हैं कि ये तैर रही है या डूब गई। बच्चों को भी इसके ऊपर ध्यान आकर्षण करवाते हैं। अब धीरे धीरे कटोरी के अंदर थोड़ा पानी डालते हैं। हम देखते हैं कि जैसे जैसे पानी की मात्रा बढ़ती जाती है, कटोरी पानी में गहराई की तरफ जाती है और जब उसको लगभग पूर्ण भर देते हैं तो कटोरी डूब गई। तो विद्यार्थियों से हम पूछते हैं, विचार करें कितना पानी भरने पर तक नहीं डूबी। अर्थात इसमें उत्प्लावन बल काम करता है। जब तक कटोरी के भार के बराबर पानी हटता है तब तक कटोरी नहीं डूबती है।
लेकिन उससे ज्यादा भार यदि कटोरी के अंदर डाल दिया जाता है तो वो उसके अंदर डूब जाती है। विद्यार्थियों को इस प्रयोग के लिए दोबारा करके देखने के लिए कहते हैं। ऐसा ही कुछ ऐसे पदार्थ जैसे फूल, कील, पेन, ढक्कन, कागज, माचिस की तिल्ली, पेंसिल इत्यादि जो पदार्थ हैं इनको डालकर करते हैं। तो इस प्रयोग से निश्चित तौर से हम देखते हैं कि इस प्रयोग में एक क्रमबद्धता है और इस क्रमबद्धता, सकारात्मकता और वैज्ञानिक पद्धति से ही हम विद्यार्थियों का ज्ञान निर्माण कर सकते हैं। उपरोक्त प्रयोग से स्पष्ट होता है कि सकारात्मकता, क्रमबद्धता तथा वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग हुआ है। इसी की बदौलत हम विद्यार्थियों का ज्ञान निर्माण कर सके हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम से उम्मीदें कि कक्षा 1 से 5 का जो प्राथमिक स्तर का जो पाठ्यक्रम है वो जिसमें ज्योग्राफी, सोशल साइंस और साइंस तीनों एक साथ समेकित रहती है, लेकिन चूंकि बच्चों का एज लेवल भी बढ़ जाता है, मेंटल लेवल भी बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में एक अलग सब्जेक्ट के रूप में कक्षा 6 से 8 तक एक विज्ञान विषय तक रखा जाता है। तो इसमें किन किन बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, इसके ऊपर जानकारी होना बहुत जरूरी है। उच्च प्राथमिक स्तर पर एक विषय के रूप में विद्यार्थियों का विज्ञान विषय के साथ पहली बार परिचय होता है। अतः विज्ञान प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन से उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के तत्वों तक एक क्रमिक बदलाव प्रदान करता है। रोजमर्रा के अनुभवों की बच्चे समझ बना सके, इस हेतु विज्ञान की अवधारणाओं को इस प्रकार चुना जाना चाहिए कि वो जो नीचे वर्णित बिंदु हैं उनकी समझ विकसित कर सकें। इसमें सबसे पहला है गतिविधियों और प्रयोगों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आवश्यक घटक बनाया जाए। विज्ञान में जब तक डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होता है, विद्यार्थियों के मन में हमेशा क्या, क्यों, कैसे का संशय बना रहता है। अतः ये जो पहला बिंदु है ये बहुत जरूरी है विज्ञान की जानकारी देते समय। दूसरा है बच्चों को परिचित अनुभवों के माध्यम से अर्थात पूर्व ज्ञान से विज्ञान के नवीन ज्ञान को जोड़ा जाना आवश्यक है। यदि ऐसा करते हैं तो ज्ञान निर्माण में काफी आसानी रहती है। बच्चों को परिचित अनुभवों के माध्यम से विज्ञान के सिद्धांतों को सीखने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए। तीसरा बिंदु आता है पर्यावरण व स्वास्थ्य के बारे में विशेष जोर दिया जाए। साथियों, क्योंकि कक्षा 8 तक भी विद्यार्थी 6 से 8 तक भी बहुत बड़ा नहीं होता है, उसके चारों ओर की समस्याओं का ही यदि हम उसको अनुभव कराते हैं और विशेष तौर से उसके जो अच्छे स्वास्थ्य के जो घटक हैं उनके बारे में जानकारी कराएं तो विज्ञान की अच्छी समझ विकसित की जा सकती है। समूह गतिविधियों, साथियों, शिक्षकों और समुदाय के सदस्यों के साथ चर्चा पर ध्यान दिया जाए। सामुदायिक गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थी के अंदर सामाजिकता का विकास किया जाना आवश्यक है, क्योंकि पहले कक्षा 1 से 5 तक विद्यार्थी का दायरा केवल परिवार और आस पड़ोस रहता है, लेकिन 6 से ऑनवर्ड जब विद्यार्थी आगे जाता है तो उसका दायरा बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में जितने भी सामाजिकता के जो गट्स हैं उसके अंदर डेवलप होने बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बिंदु आता है पाठ्यक्रम में तकनीकी घटकों जैसे सरल मॉडल के डिजाइन, निर्माण, सामान्य यांत्रिक व विद्युत उपकरणों के व्यवहारिक ज्ञान व स्थानीय विशिष्ट प्रौद्योगिकी को शामिल किया जाए। इससे स्थानीय आवश्यकता में जो प्रौद्योगिकी होगी उसकी सामान्य जानकारी होगी, तो जो भी आगे चलकर रोजगार से वो जुड़ेगा तो उसको पूर्व में इस बारे में जानकारी रहेगी तो उसके लिए ज्यादा इजी रहेगा। अतः इस बिंदु पर फोकस किया जाना जरूरी है।
नेक्स्ट जो बिंदु आता है वो है उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यक्रम को विकसित करने के पीछे सोच या आशय। साथियों, वैज्ञानिक स्वभाव व वैज्ञानिक सोच के निर्माण में कक्षा 1 से 5 तक विद्यार्थी एक समग्र विषय के रूप में ईवीएस के रूप में पढ़ता है, लेकिन कक्षा 6 में आते ही एक अलग विषय के रूप में जब ये पढ़ता है तो उस विज्ञान की अवधारणा को अंतर ग्रहण करने के लिए उसके अंदर एक वैज्ञानिक स्वभाव और एक वैज्ञानिक सोच का होना बहुत जरूरी है। तो इसका निर्माण करने के लिए ये पाठ्यक्रम विकसित जो किया गया है। नेक्स्ट बिंदु आता है विज्ञान प्रक्रिया कौशल अर्जित करने हेतु। मैंने आपको पूर्व में बताया था कि विज्ञान के 3 अंग होते हैं। पहला जो अंग बताया है वो उसका पाठ्यक्रम या विषय वस्तु है, और दूसरा है विज्ञान की प्रक्रिया कौशल, यानी इस पाठ्यक्रम तक पहुंचने के लिए ऐसे कौशल विद्यार्थी के अंदर होने चाहिए कि वो विज्ञान की अवधारणा को बहुत इजी वे में समझ सके। इसके लिए ये जो कौशल है, अवलोकन, अधिगम, संसाधनों की खोज करना, परिकल्पना करना, परीक्षण करना, आंकड़ों को एकत्रित करना, विश्लेषण करना, व्याख्या करने हेतु विभिन्न उपकरणों का उपयोग करना, औचित्य के साथ समस्या का स्पष्टीकरण देना आदि। नेक्स्ट बिंदु आता है पर्यावरण चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता। साथियों, बच्चा अब इस लेवल, इस उम्र में आ जाता है कि उसको भी इस ये जो जैव भाग है उसका एक मूल अंश और मुख्य सदस्य होता है, तो उसका भी ये दायित्व बनता है कि हमारे पर्यावरण की क्या क्या समस्याएं हैं और इन समस्याओं के समाधान में वो कितना अपना रोल अदा कर सकता है। तो ये तभी होगा जब हम उस पर्यावरण की चिंता उसको करवाएंगे कि क्या क्या पर्यावरण की चिंताएं हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, और उनमें आपका उन समस्याओं के निराकरण में आप जो है किस तरह से अपनी सहभागिता जो है दर्शा सकते हो। नेक्स्ट है मानवीय गरिमा व अधिकारों के लिए सम्मान व जेंडर संवेदनशीलता, यानी बच्चे को इस लेवल पर उसके अधिकारों, उसकी गरिमा और विशेष तौर से लिंग जो संवेदनशीलता है, जेंडर संवेदनशीलता है, यानी लड़का और लड़की समान है, इसकी जो समझ है ये विकसित यहाँ कराने की आवश्यकता है। ईमानदारी, अखंडता, सहयोग, जीवन के सरोकारों व सार्वजनिक संपत्ति के महत्व को समझना। साथियों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसकी जानकारी, जिसकी सोच, जिसकी समझ इस लेवल पर होना बहुत आवश्यक है। अब नेक्स्ट जो चर्चा का विषय अपन लेते हैं यहाँ, वो है उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान अधिगम के लर्निंग आउटकम्स। साथियों, हमारा शिक्षण अधिगम का जो मूलभूत उद्देश्य या शिक्षण कौशल विकसित करने का मूलभूत उद्देश्य यह है कि हम लर्निंग आउटकम्स को अधिक से अधिक प्राप्त कर सकें। यहाँ मैंने कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 विज्ञान विषय के जितने भी मूलभूत लर्निंग आउटकम्स हैं उनको समेकित करते हुए आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। लर्निंग आउटकम्स ये दर्शाता है कि विद्यार्थी पाठ्यक्रम या कक्षा के अंत तक क्या कर पाएगा, क्या करने में सक्षम होगा। उच्च प्रायोगिक स्तर की समाप्ति पर विद्यार्थी विज्ञान के अधिगम प्रतिफलों से पाठ्यचर्या संबंधी निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए ज्ञान, कौशल और विचार उत्पन्न करने में सक्षम होंगे। ये समझने में सक्षम होंगे कि सामग्री और जीवों की पहचान, यानी बनावट कैसी है, संरचना कैसी है, अंतर क्या है, समानता क्या है, इन चीजों की समझ उसमें विकसित होगी और इसका जवाब देने में वो सक्षम होंगे। दूसरा बिंदु आता है सामग्री और जीवों को पृथक करता है।
यानी समानता और असमानता के गुणों को जानकर, जैसे उदाहरण दिया है कि विद्युत संवाहक और विद्युत इंसुलेटर, यानी किसमें चालकता का गुण है और किसमें कौन कुचालक है। गुणों विशेषताओं के आधार पर सामग्रियों, आकारों और जीवों को वर्गीकृत करने में सक्षम होगा। यानी जैसे भौतिक और रासायनिक जैसे गुण है, परिवर्तन है। भौतिक गुण किसे कहते हैं, रासायनिक गुण किसे कहते हैं, भौतिक गुणों में क्या विशेषता होती है, इत्यादि। सवालों के जवाब तलाशने के लिए सरल जांच करता है। सवाल के जवाब जैसे यदि लाल रंग के पुष्प को अम्ल के सामने ले जाते हैं या अम्ल उस पर डालते हैं तो वो नीला हो जाता है, तो वो नीला क्यों हो जाता है, ऐसे सरल जो जवाब हैं उनको तलाशने का प्रयास और जांच करने का प्रयास कर सकने में सक्षम होगा। कारणों और प्रक्रियाओं का संबंध ज्ञात करने। कारण जैसे आंधी तूफान क्यों आते हैं, चक्रवात क्यों आते हैं, इनका और मौसम में अचानक परिवर्तन है तो वो पूर्व अनुमान लगाने में सक्षम होगा और लगा सकेगा। रासायनिक प्रक्रियाओं और घटनाओं की व्याख्या कर सकेगा। रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए शब्द समीकरण जैसे अम्लीय, क्षारीय अभिक्रिया हैं, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं को शब्दों में न लिखकर रासायनिक समीकरणों को लिखने में सक्षम होगा। वैज्ञानिक खोजों की कहानियों पर चर्चा और सराहना करेगा। कहने का अर्थ है जैसे न्यूटन ने गति के नियमों की खोज की और एक जो सेव का फल था वो सेव के नीचे बैठे थे, वो सेव से नीचे कैसे गिरा, इसका क्या कारण था, उसका कारण कार्य जो है वो समझाने में सक्षम होंगे। पर्यावरण की रक्षा के लिए पर्यावरण खतरों आदि से निपटने के उपाय सुझाना, यानी पर्यावरण की क्या क्या समस्याएं हैं और इन समस्याओं में वो अपना सहयोग किस तरीके से दे सकते हैं, ये वो बहुत भली भांति समझ पाएंगे। ईमानदारी, निष्पक्षता, सहयोग, भय और पूर्वाग्रहों से मुक्ति के मूल्यों को प्रदर्शित करेंगे। तो ये लर्निंग आउटकम्स हैं जो प्राप्त होंगे। ये सारा जो अपना शिक्षण अधिगम यदि ठीक प्रकार से अपन करवाएंगे तो साथियों, निष्ठा नेशनल इंसेंटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स स्कॉलेस्टिक एडवांसमेंट प्रशिक्षण एक सराहनीय प्रयास है। विज्ञान शिक्षण का सैद्धांतिक पक्ष अपनी जगह पर सही है, इसका स्वरूप विशेष अभिवृत्ति मूलक और प्रायोगिक है। अतः विज्ञान शिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक रूप से प्रकृति व समाज को जोड़ने की एक कड़ी है। विषय वस्तु के स्वरूप और जिस पद्धति को अपनाया जाना है उनके साथ उनकी उपयोगिता के अनुसार उपयुक्त आईसीटी उपकरण और संसाधन चुने जा सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना जो है ये समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।